नमस्ते दोस्तों, आज हम आपसे मिलवाते हैं देशभक्त से। देशभक्ति और देशभक्त ऐसा नहीं होता कि आपको युद्ध के समय ही दिखाया जाए। देशभक्त और देशभक्ति कहीं किसी भी समय आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात हुई इस समय लॉकडाउन पीरियड की, कोरोना वायरस के पीरियड की, तो इस समय देशभक्ति क्या हो सकती है और देशभक्त कौन हो सकता है? हम ऐसे ही इस पे बात पर चर्चा करने के लिए आपको एक ऐसे देशभक्त से मिलवाते हैं, जो जर्मनी से आए, उन्होंने खुद खुद को कुछ शंका के आधार पे डॉक्टरों को समर्पित किया और समर्पित करने के बाद में उनके द्वारा बताए गए क्वारंटाइन पीरियड को सशक्त रूप से पालन किया। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ में है अंशु, जो बीएचयू आईआईटी के पीएचडी स्कॉलर रहे हैं और हाल ही में वो जर्मनी से यात्रा करके लौटे हैं। हाँ, अंशु, आपका हमारे कन्वर्सेशन में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, और सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। जी। अंशु, आप जर्मनी गए, ठीक है? और जब जब आप निकले थे भारत से, उस समय हुँ, हुँ। माहौल आपको मालूम था थोड़ा खराब था। इसके हुँ, बावजूद हुँ। भी आपको जर्मनी जाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी होगी कि आपको जर्मनी जाना पड़ा? जी, बताएँ ज़रा। अ, जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी, मैं जर्मनी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया था और हम लोगों ने काफ़ी पहले से टिकटें वगैरह कर रखी थी और उस समय तक जर्मनी में और ना ही भारत में ऐसी आशंका थी। ये सारी आशंकाएँ जो है डब्ल्यूएचओ के जब डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया कोरोना को महामारी, तब वर्ल्ड थोड़ा पैनिक में आया। उसके पहले तक चाइना और इटली तक ही ये सारी कोरोना के का जो प्रभाव था चाइना और इटली तक ही सीमित था और जर्मनी जाने से पहले मैंने कुछ मूल तैयारियाँ कर ली थी। मैंने एक क्वेश्चनेयर फिल कर लिया था और उस क्वेश्चनेयर को फिल करने के बाद जर्मनी की कॉन्फ्रेंस कमिटी ने और वहाँ की कुछ स्क्रीनिंग कमिटी ने मुझे इजाज़त दे दी और इजाज़त मिलने के बाद ही मैं अ, कॉन्फ्रेंस के लिए गया। तो ये क्वेश्चनर कैसा क्वेश्चनर था जिसको आपने फिल किया था? जी, इसमें ये पूछा गया मुझसे कि क्या आपको पहले कभी न्यूमोनिया हुआ था? क्या हुँ, आप डायबिटिक हैं? क्या आप हृदय रोग से अच्छा, ग्रसित हैं? आपके हेल्थ के संबंधित जानकारी के लिए आपको बुलाया हाँ, गया था वहाँ पे। ओके, ओके। मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। जी। तो अंशु, ये बताइए, जैसे कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, अगर अगर हम अपने गाँव से या अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाते हैं। हाँ, तब तक तो जब आप जर्मनी गए और चीन और इटली को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तो आपको कुछ ऐसा डर नहीं लग रहा था और आपने उसके लिए क्या-क्या तैयारियाँ करके गए थे जर्मनी? ये शुरू में जो मुझे पता चला था, तो सबसे पहली चीज़ें तो डब्ल्यूएचओ ने और बाकी सारी जगहों पे साफ़ हो चुका था कि हमें अपने हाथ को साफ़ करना है। तो हमारे मेरे पास सैनिटाइज़र की कुछ कुछ बोतलें थी और उसके अलावा मैंने मास्क रखे हुए थे। तो ये 2 अहम तैयारियाँ थी। इसके बाद मैं साथ में गर्म पानी था, गर्म पानी पीता था। मैंने तुलसी के पत्ते रखे हुए थे, मैंने अदरक और ये सब रखे हुए थे, ताकि मुझे फ्लू ना हो, क्योंकि फ्लू की स्थिति में ऐसा होता है कि अगर आपको फ्लू भी हुआ है, तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी कॉन्फ्रेंस वेन्यू पे जाने के लिए और आपको केवल एक कमरे में ही सीमित रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फ्लू और सर्दी-जुकाम से बचने के लिए हुँ, मैं गर्म पानी का सेवन करता रहा और साथ ही साथ मैं अदरक, तुलसी पत्ते और उसके अलावा मेरे पास ग्रीन टी थी, तुलसी जिंजर ग्रीन टी, वो पीता रहा। तो इस तरह से मैंने जो मूल तैयारियाँ मेरी ये थी और इसके अलावा मैं इम्यूनिटी हालाँकि इम्यूनिटी बढ़ाने का डब्ल्यूएचओ का कोई वो नहीं है कि इससे आप ग्रसित होंगे, नहीं होंगे, लेकिन मैं उसके साथ-साथ इम्यूनिटी के लिए भी अपने गिलोय के टैबलेट्स लेता रहा। ओके, मतलब ये सब जैसा आपकी व्यक्तिगत तैयारियाँ थी और जी। ये सब मैं हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने शहर से जर्मनी गए, वहाँ पे आपने तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, अदरक लेके गए। ये इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है,
जो हमारी फूड हैबिट है, हम उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, हमारे आदतों में है। हाँ, हमारे जी, जी। आदतों में आयुर्वेद है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि-मुनियों ने जो दिया है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से शायद भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा आज कोरोना बहुत धीरे फैल रहा है। जी, हाँ, और हाँ। हाँ, और आपको देखिए आपको वहाँ पे उस चीज़ को आपसे बचाने की आपको मदद भी किया, ये बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, जब जर्मनी आप गए, तो वहाँ पे क्या तैयारियाँ दिखी आपको? कैसे उन्होंने आपको अंदर एंट्री करने के लिए बोला? वहाँ के एयरपोर्ट पे क्या-क्या तैयारियाँ हुई? वो कैसे चेक कर रहे थे? कॉन्फ्रेंस में कैसे चेक कर रहे थे? इस पे आप बताइए। देखिए यहाँ से जब मैं दिल्ली से निकला था तो पहले तो मेरा लेओवर था, मेरी फ्लाइट रुकी यूक्रेन में और हुँ, यूक्रेन में वहाँ पे मेरी स्क्रीनिंग हुई हुँ, और उन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक करके और सिम्पटम्स पूछ के हम लोगों को आगे जाने दिया। फिर उसके बाद मैं चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग गया, वहाँ पे भी स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया और ज़्यादातर जगहों पे स्क्रीनिंग ही होती रही। वो केवल टेम्परेचर चेक करते थे और आपसे आपके सिम्पटम्स पूछते थे और अ, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेके लोग ज़्यादा अवेयर थे। सैनिटाइज़र के बॉक्स हर जगह थे, सैनिटाइजिंग के बॉक्स हर जगह थे, इवन बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन हर जगह थे, लोग बार-बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर रहे थे। मास्क कम लोग पहन रहे थे उस दौरान क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कुछ नहीं बोला था और ज़्यादातर लोग मास्क केवल हेल्थ केयर और जो लोग सर्दी-जुकाम से पीड़ित थे या अन्य किसी इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह से पीड़ित थे, वही लोग मास्क पहन रहे थे। मतलब कि मास्क पहनने के लिए शुरू में डब्ल्यूएचओ ने किसी को नहीं बोला था। मतलब कि जिसको प्रॉब्लम है उनको ही बोला था। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये या जो हेल्थ केयर वर्कर हाँ, जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसको बोला गया था, ठीक है। तो जैसे कि आप वहाँ पे जर्मनी से और भी आपके कोई प्लान थे कि अचानक कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद में आप भारत तुरंत लौट आए? जर्मनी से मेरा आगे इंग्लैंड जाने का प्लान था। जी। जर्मनी से मैंने अगली टिकट मैंने बुक की थी लंदन के लिए हुँ, और मेरा प्लान था 13, 14, 15 लंदन, फिर उसके बाद मेरा प्लान था स्कॉटलैंड जाने का। स्कॉटलैंड में मुझे 10 से 15 दिन रुकने थे वहाँ पे। मेरी बहन, मेरी जीजाजी और मेरे भांजी रहते हैं, तो मेरा प्लान उन लोगों के साथ छुट्टियाँ बिताने का था। ओके। लेकिन इत्तेफ़ाक से कोरोना की वजह से आपको टिकट कैंसल करना पड़ा और आपको भारत आना पड़ा। हाँ, जी। अच्छा, आप जी, जी, शायद मेरे ख़्याल से आप 13 मार्च को भारत आए थे ना? या 14 मार्च को? 13 मार्च को। 13 मार्च को। तब तक तो डब्ल्यूएचओ का काफ़ी प्रोटोकॉल भी आ गया था। हाँ, तो हाँ, हाँ। आपको जर्मनी और भारत में क्या अंतर दिखा? जैसे कि वहाँ पे किस तरह से हेल्थ को लेके लोग जागरूक थे? भारत में जब आप आए तो आपको किस तरह से लोग जागरूक हुए? ने कुछ अंतर आपको दिखा ऐसा? जी, मुझे एक अंतर ये दिखा कि जर्मनी में जहाँ मैं कॉटबैक शहर में था बर्लिन से 150 किलोमीटर दूर वहाँ पे मैं अपने होटल से कॉन्फ्रेंस वेन्यू तक पैदल जाता था और पैदल जाने के दौरान मैंने देखा कि सड़क पे ट्रैफिक नगण्य था और बहुत कम लोग इक्का-दुक्का लोग दिखते थे और ऐसा जर्मनी के बाकी बड़े शहरों को छोड़ के बाकी सब जगहों पे ऐसा ही था। और लेकिन यहाँ पे भारत में स्थिति उल्टी है, भारत के छोटे शहरों में भी आपको काफ़ी लोग दिख जाते हैं, एयरपोर्ट पे भीड़ ज़बरदस्त भीड़ रहती है और एयरपोर्ट के अलावा हर जगह ही भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखा कि भीड़ काफ़ी थी, सोशल डिस्टेंसिंग को फ़ॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं और दूसरी चीज़ ये कि भारत अ, जिस दिन मैं आया उस दिन तक भारत में स्क्रीनिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई एक जो अच्छी बात है और स्क्रीनिंग के साथ-साथ इन्होंने हम सारे लोगों के जो एड्रेस और हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल इन लोगों ने एक फॉर्म फिल करा के 2 फॉर्म फिल करा के रख लिए अपने पास और ये मेरे ख़्याल से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भेज दिया ताकि हमारे ऊपर जो जिलाधिकारी हैं और जिलाधिकारियों की टीम है, वो हमारे ऊपर नज़र रख सकें। हुँ। तो नहीं, जैसे कि आप ठीक है, आप वहाँ से आए, हाँ, तो आने के बाद में आप अपने सीधे घर में आ गए या फिर क्या किया आपने? जैसे कि एयरपोर्ट से आप उतरे, आपने सारा डिटेल अपना दे दिया, हाँ, तो डिटेल देने के बाद आप हाँ। घर पे आए, फिर क्या लोग ऐसे अपने पेरेंट्स से आपने मिले या फिर आपको डॉक्टर की टीम ने आपको आपको डॉक्टर की टीम ने आपसे संपर्क किया या डॉक्टर से आपने संपर्क किया, ऐसा कुछ? हाँ, अब मैं जब यहाँ पे आया मैंने अगले दिन 13 मार्च
जी। हाँ, तो मैं वहाँ से दिल्ली से वाराणसी ट्रेन से आया और यहाँ पे आने के बाद मैं सीधे अपने घर पे आया और घर पे आने के बाद जो है कि मैं पेरेंट्स से मिलने के बजाय ऊपर एक कमरे में गया और ऊपर उस कमरे में अपने आप को आइसोलेट किया और ऊपर के उस फ्लोर को भी ब्लॉक कर दिया, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ और उसके बाद अब पहले हफ्ते में तो मुझे कोई डॉक्टर का कॉल नहीं आया, लेकिन बीच में मैंने दिल्ली फ़ोन किया, तो जब मैंने दिल्ली फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे वाराणसी सीएमओ का नंबर दिया और उसके साथ ही साथ अगले दिन ही मुझे वाराणसी जिला चिकित्सालय से एक डॉक्टर का फ़ोन आया और वो अगले 2 हफ्ते तक लगातार मुझे फ़ोन करते रहे, मेरा हाल-चाल लेते रहे और मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। हालाँकि तब तक मेरे 7 दिन बीत चुके थे और अगले 7 दिनों बाद जब मेरे 14 दिन पूरे हुए तो मैंने चूँकि गैस और इन सारी चीज़ों से भी कभी-कभी आपको अ, कुछ हल्का-हल्का चेस्ट में पेन या कुछ कुछ आपको घबराहट सी हो सकती है। तो और इससे एक भ्रम पैदा होता है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं 14 दिन बीतने पे जिला हॉस्पिटल गया और जब मैंने उन्हें बताया कि आप मैं 1 मिनट, जर्मनी एक से आया हूँ। एक मिनट, थोड़ा-सा अभी आपने बोला कि जब आप एयरपोर्ट से ट्रेन से होते हुए आप घर पे आए, हाँ? और घर पे खुद को अपने जो सब परिवार के सदस्य हैं, उनसे आप मुलाकात नहीं किया आपने, ठीक है? आपने अपने हाँ, आप को खुद ऊपर वाले कमरे में जाके को एक तरह से सेव कर लिया, हाँ? राइट। आपने उस फ्लोर को हुँ, बंद कर लिया। ये बहुत बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है और एक लोग अक्सर पूछते हैं कि देशभक्ति क्या होती है? मुझसे अक्सर पूछते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये कोरोना से खुद को नहीं, अपने परिवार को बचाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है? जो जागरूकता है, वही देशभक्ति है। हाँ, और जी, अगर आपने ये बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत हाँ, आपने बहुत ही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि अगर आप चाहते तो हमारी यहाँ परंपरा है, हम पैर छूते हैं, हम बाहर से आते हैं, अपने माता-पिता का पैर छूते हैं, अपने बच्चों से जो घर पे जो बच्चे होते हैं, उनसे मिलते हैं, ठीक है? तो आपने इस सब कुछ को छोड़ के मतलब कि छोड़ के आपने अपने आप को ऊपर में अ, उस रूम में रख लिया, फिर आपने सीढ़ी को भी बंद कर लिया, आप खाना खाने के लिए आपको सीढ़ी पे खाना दिया जाता था, ठीक है? आपने 7 दिनों तक किसी से नहीं मिला, उसके बाद डॉक्टर समझ के रियली बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है और मैं ये कहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग मतलब कि रियली में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि आज अक्सर देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कोई डॉक्टर की टीम अगर जा रही है, हाँ, तो लोग उसको मार दे रहे हैं, हाँ, उसको पत्थर से मार रहे हैं। तो ऐसे वो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, तो आप ये तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं कि लोग एंट्री एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में अंशु का ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय है और देखिए एक एक बहुत ही अतुलनीय उदाहरण है। देखिए अंशु का समाज के प्रति, अंशु का उनके परिवार के प्रति, अंशु का उनके देश के प्रति। क्योंकि अंशु का अभी तक आपने क्या बोलते हैं कि आपका भी कोई पॉज़िटिव नेगेटिव का कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया है। एक शंका के आधार पे आप जर्मन से आए थे, इसलिए आपको आपने अपने आप को क्वारंटाइन किया। ये बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल है। बहुत तो अंशु तो अंशु जी आपने जो 7 दिनों के बाद खुद को आपने बंद किया, ठीक है? मैं ऐसा बताया कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये देश के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए, हाँ। उसके बाद अपने डॉक्टर के पास कंसल्टेंट गए, तो जब आप बनारस के क्या जिला अस्पताल पे जब आप गए, हाँ, तो आपको कैसा लगा? जी, वहाँ पे जिला अस्पताल पे किस तरह की तैयारियाँ थी? और कैसे कि एक होता है ना इमरजेंसी एक महामारी है, तो महामारी के हाँ। प्रति आपने किस तरह की तैयारियाँ दिखा आपने वहाँ पे? देखिए, जब मुझे थोड़ा-सा भ्रम दूर करने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो एक समस्या यहाँ पे ये थी कि लॉकडाउन की स्थिति में आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि बाहर कई बार पुलिस आती है और आपसे पूछेगी आप क्यों जा रहे हैं? और हो सकता है कि कई बार आपके ऊपर लाठीचार्ज भी कर दे पुलिस। तो हुँ, ऐसी स्थिति में मैंने ये सोचा कि एम्बुलेंस बुलाना ज़्यादा बेहतर होगा और मैंने एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया और मैंने जब सीएमओ को भी बताया कि मैं आना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला, "आप बिल्कुल आप आइए और अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए, तो हम आपको एम्बुलेंस भेजते हैं।" मैंने कहा, "जी हाँ, बिल्कुल एम्बुलेंस भेजिए।" लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल कर्मचारी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे बोला कि आप धीरे से चले आइए, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि धीरे से चले आने का क्या मतलब है? हाँ, और उन्होंने बोला कि देखिए आप धीरे से चले आइए और शायद वो एम्बुलेंस देने में असमर्थ थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं देखिए धीरे से मतलब इस तरीके से नहीं आ सकता मैं, हाँ, क्योंकि बाहर पुलिस वग़ैरह है और भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो मैं नहीं आता और दूसरी कि आपको
एज़ अ कोरोना सस्पेक्ट आपको भेजना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन करना उस दौरान मैं किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, और मुझे चाहे तो पैदल आना चाहिए या फिर तो सरकारी सेवाओं के द्वारा आना चाहिए। हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लखनऊ एम्बुलेंस कॉल सेंटर में फ़ोन करिए, मैंने उस पे कॉल किया, फिर वहाँ से मुझे एक एम्बुलेंस आई, वो चूँकि हुँ, काफ़ी देर में आई, फिर मैं एम्बुलेंस से गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि डॉक्टर बहुत पॉज़िटिव थे, वहाँ के डॉक्टर ने मेरी ह भरसक जितना हेल्प करना है वो किया, और पहले जाते ही मेरी स्क्रीनिंग हुई, और वो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे स्क्रीनिंग होती थी, टेम्परेचर वहीं पे मेजर कर लिया जाता था, आपके पर्चे पर्चे पे लिख दिया जाता था, हुँ, और फिर उसके बाद मैं तुरंत डॉक्टर के पास गया, हुँ। और तो 1 मिनट मैं कोरोना आपको के बीच में रोकना चाहूँगा। आपने बहुत जो महत्वपूर्ण बात बोली, ठीक है? कि जब आप पर्ची पे आप एंट्री कर रहे थे तभी आपका स्क्रीनिंग हो गया था, ठीक है? लेकिन उसके पहले जो आपने हाँ, बोला कि जो कर्मचारी था जो आपको बोला कि आप खुद चले आइए, हाँ? तो हाँ, मैं समझता हूँ कि आजकल जो डिबेट चल रहा है कि लोग वो हर एक आदमी बोल रहा है कि कोरोना आपसे फैल रहा है, कोई बोल रहा है आपसे फैल रहा है, हाँ? तो य नहीं, ये आपसे नहीं फैल रहा है, उसी सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, जैसे उस कर्मचारी ने इग्नोर किया। हाँ, कि आप पैदल चले आइए, हाँ, ठीक है? तो हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि वहाँ पे एक कर्मचारी की बात नहीं है, ऐसे तमाम मेरे ख्याल से कर्मचारी आपको मिले होंगे, हाँ? और आपको देखने को मिला होगा कि लो बनारस की हाँ, बात नहीं, हर जगह ऐसी बातें हैं जो ऐसी इस कारण से केसेज़ सामने आ रहे हैं। और अभी जस्ट हाल में एक वीडियो मुझे सामने आई है कि वहाँ पे करीब 25 लोग हैं जो वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हम सुबह से यहाँ पे हैं, बिना खाए-पिए हैं यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा है, केवल एक व्यक्ति है। तो ऐसी तमाम जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो वहाँ पे हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, तो केवल आम आदमी की वजह से नहीं, ये जो सिस्टम है उसमें कहीं न कहीं फ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट है। जी, आप बताएँ उसके बाद में क्या हुआ? जी, टेम्परेचर लेने हाँ। के बाद में? तो जी। फिर उसके बाद मैं अंदर हॉस्पिटल में अ, वहाँ पे कोरोना वार्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मुझे पर्चा और डॉक्टर के पास जाने को बोला, एक जनरल फिजिशियन के पास। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी और कोरोना जाँच के लिए भेज दिया, और एक साथ में मुझे एक वहाँ पे एक हेल्थ वर्कर आए, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया वार्ड तक, ताकि ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया, ताकि मैं इधर-उधर ना जाऊँ, और अगर चूँकि मैं कोरोना सस्पेक्ट हूँ, तो इधर-उधर ना जाके सीधे उस जगह पे पहुँचूँ, ताकि जो चांस ऑफ इन्फेक्शन है, वो कम रहे। तो ये एक अच्छी बात थी कि वहाँ पे एस्कॉर्ट कर रहे थे, वो लोग गंभीर थे। और केवल वो एम्बुलेंस कर्मचारी एक अभी तक मिले थे, जो इस चीज़ को लेके गंभीर नहीं थे, जिन्होंने मुझे कॉल किया था। हुँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर गया, वहाँ पे कोरोना हुँ। हाँ, तो आप ऊपर गए, उसके बाद में वहाँ जी। अ, हाँ, तो मैं ऊपर गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा स्वैब क कलेक्शन किया जाना था, और जाँच के लिए वहाँ पे एक पूरा गियर के साथ एक जाँचकर्ता मौजूद थे। उन्होंने 2 स्टिक थे उनके पास, उन्होंने 2 स्टिक से मुझ मेरा स्वैब लेना था। उन्होंने स्टिक मुझे दी, मैंने ही खुद से एक स्टिक से अपने मुँह के अंदर का स्वैब लिया, और दूसरे स्टिक से अपने नाक के अंदर का स्वैब लिया। और फिर उन्होंने स्टिक को एक ट्यूब में डालने के लिए बोला, मैंने उस ट्यूब में डाला, उन्होंने कैंची से काट दिया, और ये मैं तो प्रक्रिया थी जाँच की। लेकिन एक चीज़ ये था कि जाँच के दौरान मैंने ये देखा कि अगर वो स्टिक खुद से लेके अगर वो मरीजों के नाक या मुँह के अंदर से स्वैब लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि मरीज़ खुद से अपने मुँह के काफ़ी अंदर तक उस स्टिक को नहीं डाल सकते हैं। अगर अगर वो खुद से ऐसा करेंगे तो उन्हें खाँसी या वोमिटिंग उल्टी होगी। जैसा महसूस। जी। हाँ, इसीलिए ये एक वहाँ पे इश्यू था, और इस पे उन लोगों को शायद विचार करना चाहिए, और डॉक्टरों को जो बेहतर हो वो करें। जी। और फिर उसके बाद हमें ये बोला गया कि आप 24 घंटे आपको रहना है यहाँ पे, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, हुँ, तब तक आप यहाँ पे रहेंगे। तो फिर मुझे आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया, और उसके पहले मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई, जैसे पैरासिटामॉल, गैस की और सेट्रिजिन। हुँ, और फिर मैं आइसोलेशन वार्ड में गया। एक आइसोलेशन वार्ड ढेर सारे उसमें कमरे थे, और कुल 12 कमरे थे एक गैलरी में। उस गैलरी में गया, उस गैलरी में मैंने जाते वक़्त मुझे 1-2 चीज़ें जो परेशान कर रही थी, वो ये लगा कि उन्होंने मुझसे बोला कि आप इस कमरे में चले जाइए। लेकिन मैं देख रहा था कि वहाँ पे और भी लोग थे, जो जिस कमरे में जा रहे थे, वो दूसरे कमरे में
किसी कमरे में जाते थे, देखते तो वो कमरा अच्छा नहीं लगता, दूसरे कमरे में चले जाते थे। ये एक गंभीर मुद्दा था, से कमरा हो सकता है। मतलब कि वहाँ पे रूम का अलॉटमेंट नहीं था। लोग अपने अनुसार से जिस कमरे में हाँ, जाना चाहते जा हाँ, सकते थे। रूम का अलॉटमेंट था, वर्बल था, लेकिन वो फॉलो नहीं किया जा रहा था क्योंकि ओहो! जो केयर टेकर थे वहाँ पे, हेल्थ वर्कर थे, वो अंदर नहीं आते थे, वो बेहद डरे हुए थे, ओके, वो अंदर नहीं आते थे। इस वजह से बहुत सारी अनियमितताएँ थी अंदर। उनको जी, बस केवल इस बात का फ़िक्र था कि मरीज़ों से वो अपना आइसोलेशन रखते थे, लेकिन मरीज़ों के बीच का आइसोलेशन बहुत ही खराब था। इस वजह से वहाँ पे ये हो सकता था कि कोई एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को भी संक्रमित कर सकता था, नहीं आपने जो आपने आपने केवल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोला। जैसे कि सपोज़ कोई अगर पॉज़िटिव केस है, हाँ, उसने दरवाजे के हैंडल को खोल दिया, ठीक है? हाँ, तो हाँ। कोरोना का जो उसमें जो कोविड-19 है उस पे टच कर जाएगा। फिर एक सस्पेक्टेड व्यक्ति है उसको उसको टच कर दिया, तो उसमें आ जाएगा। हाँ, तो ये रियली में बहुत बहुत बड़ा इश्यू है और इस पे इस पे डिबेट का है और डिबेट नहीं, इस पे काम करने की बात है कि ऐसे में जो हाँ, इस पे अलॉटमेंट काम होता है करने का। उसको हाँ, अलॉटमेंट होता है उसको सही ढंग से अलॉटमेंट किया जाए। हाँ, क्योंकि जी। वहाँ पे तो जो सस्पेक्टेड है या जो नेगेटिव है वो सब उसके अंदर आ जाएँगे फिर तब तो। हाँ, हाँ, और इसके हाँ, अलावा एक गंभीर बात ये है कि अगर कोई इस तरह से पॉज़िटिव होता भी है, तो जी, अगले दिन उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो नेगेटिव ही रहेगी। हाँ, उसकी रिपोर्ट इसलिए नेगेटिव रहेगी क्योंकि वो पहले स्वैब दे चुका है और बाद में हाँ, वो संक्रमित हो जाएगा और हाँ, वो घर पे जाएगा और जब वो घर पे जाएगा तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएगा और वो अगल-बगल काफ़ी लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो जी, इसलिए ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। तो हाँ, इसमें देखने की ज़रूरत है। दूसरे कमरे के अंदर की जो सफाई की व्यवस्था थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। कमरा तो साफ दिख रहा था, लेकिन जो कुछ वल्नरेबल जगह थी, जैसे डोर हैंडल अभी आपने बताया, डोर हैंडल हो गया हाँ, और जो सीढ़ियों को लेके हैंडल बार था हॉस्पिटल के अंदर, वो उसे या अंदर जो बाथरूम का हैंडल है वो और बाथरूम में टैप वगैरह है, इन सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ नहीं किया जा रहा। इवन जो मेरे कमरे का बाथरूम था, वो सही से फ्लश भी नहीं था, वो गंदा था। वो मैंने जान मतलब कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं दूसरे कमरे में नहीं जाना चाहता था। एक ही कमरे में बने रहना चाहता था। तो इसलिए मैं उधर नहीं गया। तो वहाँ पे थोड़ी-सी इन सारी चीज़ों को लेके गंभीरता नहीं थी और दूसरी चीज़ कि वो खाना और जो आपको सारी चीज़ें मुहैया कराते तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो देने की प्रक्रिया थी वो बहुत ही खराब था। खाना ढका हुआ नहीं आता था, खुला हुआ आता था, जो कि संक्रमण फैलने का एक कारण हो सकता है। हुँ, खाना जिस टेबल पे रखा जाता था उसको अच्छे से सैनिटाइज़ नहीं किया जाता था। हुँ, पानी जो दिया जाता था वो जैसे शादी-विवाह में जार रख दिए जाते हैं और लोग ग्लास से पानी लेते हैं, उस तरह की व्यवस्था थी, जो कि बेहद खराब थी। तो इस तरह से मैंने पाया कि वहाँ पे कुछ अनियमितताएँ थी। हालाँकि बाद अरे में ये कुछ किसी कुछ ये अंशु ये कुछ अनियमितताएँ नहीं है, बड़ी अनियमितताएँ हैं, ठीक है? सपोज़ आप खाना अगर खुले में कोई लेके जा रहा है, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वहाँ से बोलता है, उसके मुँह से जो थूक निकलेगा, जो वेपर निकलेंगे, हाँ, उस खाने हाँ, में पड़ेगा, उसको उसको सबको बाँटा जाएगा, जो अनअफेक्टेड है या सस्पेक्टेड है, ठीक है? हाँ, हाँ, तो वो तो बहुत हाँ। बड़ी अनियमितता हो गई। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, तो ऐसे ही मैंने कुछ चीज़ें पाई, फिर मैंने कुछ शिकायतें पहुँचने पे वहाँ पर जिला प्रशासन में हुँ, जल्दी से जल्दी, तो उन्होंने एक सैनिटाइज़र की हम लोगों को एक बॉटल प्रोवाइड कराई और पानी की अलग बॉटल प्रोवाइड कराई। तो इससे हम लोगों का थोड़ा-सा काम आसान हुआ ताकि मैं बार-बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर सकूँ। हुँ, तो इससे कम से कम उस जगह पे वल्नरेबल प्लेस पे उस वल्नरेबल प्लेस पे मैं अपने आप को बचा सकता था। आज मेरे पास सैनिटाइज़र की बॉटल आ गई तो थोड़ा एक आत्मविश्वास बढ़ गया। हुँ, दूसरी चीज़ कि पानी की बोतल थी, तो पानी की इसलिए मुझे बार-बार पानी लेने के जाने के लिए जार तक नहीं जाना पड़ता था और अगले दिन भी हम लोगों को पानी की बोतल वगैरह मिली। लेकिन थोड़ा-सा हम लोग डरे हुए थे, लेकिन अगले दिन जब हम लोग सारे लोगों की रिपोर्ट आई, तो उसमें एक व्यक्ति पॉज़िटिव भी था। इस वज़ह हुँ, से हमारा डर बढ़ गया और फिर हम लोगों को ये लगने लगा कि जिस भ्रम को दूर करने के लिए आए थे, हुँ, वो भ्रम हमारा और भी बढ़ गया। तो ये एक डरा देने वाली बात थी। हालाँकि डॉक्टरों ने हम लोगों को सलाह दी कि आप 14 दिन फिर से क्वारंटाइन रहिए और हम लोग 28 मुझे तो वैसे भी मैं अभी तक क्वारंटाइन में ही रह रहा हूँ, लगभग-लगभग क्वारंटाइन के जैसा ही है। हुँ। लेकिन फिर मैं 10 अप्रैल तक क्वारंटाइन था और उसके अलावा अ, ये फिर से एक तनाव की स्थिति थी कि
आप मानसिक आपका भ्रम दूर नहीं हुआ, तो जी। आप एक तनाव से फिर से जूझ रहे थे। नहीं, नहीं, आपकी आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोला कि अगर आप जाते हैं, जिस चीज़ के लिए जाते हैं, हाँ, कि वो मुझे है कि नहीं है, उसका रिज़ल्ट आता है, नहीं है, उसी में किसी जो व्यक्ति साथ में रहता है, उसका रहता है, हाँ। अब ये तो छुआछूत की बीमारी, एक आदमी से तो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है? फिर उसके 14 दिन के बाद में फिर आपको रहना पड़ा, एक अलग से टेंशन। अंशु ये बताइए, जैसे कि आप अब रूम के अंदर बंद हैं, हाँ, रूम के अंदर हाँ, रह रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी जो शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानियाँ हो रही है, गैस्ट्रिक हाँ, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो इससे बचने के हाँ। लिए आपने क्या उपाय किया? और जैसे कि आप अकेले हैं तो उद्वेलित हो रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पीएचडी स्कॉलर हैं, ठीक है? तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। आपने अपने आप को कैसे नियमित और संयमित किया इसमें? देखिए, एक एक चीज़ तो मुझे जो का मतलब जिससे मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि जी। मतलब मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और इस अनुभव से मैं हम लोग गुज़र चुके हैं। हम लोग एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहते हैं, समाज से अलग रहते हैं, जी, एक एकदम लैब सही की बात बोला ज़िंदगी आपने। जीते हैं। हाँ, तो हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हुई और ऑनलाइन में सभी लोगों से कनेक्टेड हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं महसूस करता था जी, कि जब भी मैं लैब जाता था, बाकी सारी जगहों पे जाता था, मेरी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन मुझे गैस नहीं होता था। जब मैं घर में रहने लगा तो मुझे कुछ गैस वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी और इससे जो है कि कभी-कभी गैस की वज़ह से आप अपने ऊपर शक करोगे, जैसे आपको कोई और आपको लगेगा कि कहीं ये कुछ और तो सिम्पटम नहीं है। तो एक ये था, लेकिन फिर मैंने जल्दी ही यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे और गैस के लिए मैंने योगा और कुछ एक्सरसाइज करनी शुरू की, उससे मुझे बेहद आराम मिला मुझे और जी, मैं काफ़ी चलता था, मैंने व्यायाम करना शुरू किया, उससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा जी, और मुझे आराम भी मिला और उसके अलावा मैं कुछ गैस के लिए जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो मैं कुछ दवाइयाँ भी ले लेता था और तो इससे मैं ये एक था गैस की प्रॉब्लम से और अ, एक अपने आप को फिट रखने के लिए जो मैं कर रहा था जी। व्यायाम, योगा और ये ये उसके ये अलावा ये तो हो गया शारीरिक विसंगतियों या शारीरिक फ़िटनेस के काम। हाँ, आप एक मानसिक जो तनाव होता है, उससे आप कैसे फिट रहते थे? मानसिक तनाव से बचने के लिए फिर मैंने थोड़ा लिखना और पढ़ना शुरू किया। मैंने जी, कुछ अपने एकेडमिक से रिलेटेड भी कुछ काम किए। जी, 1-2 कुछ पेंडिंग काम जो बचे थे उन्हें भी किया मैंने और उसके जी, अलावा मैंने लिखना वगैरह शुरू किया और मेरे कुछ साहित्य और कुछ समाज में कुछ रुचि होने की वजह से मैंने कुछ लेख और कुछ कविताएँ लिखी जो कि बाद में अखबारों में प्रकाशित हुए। जी, तो इस तरह से मैंने जो है कि अपने समय का सदुपयोग किया लेकिन ये समय का सदुपयोग मैंने 28 दिनों बाद शुरू किया ताकि क्योंकि समस्या ये थी कि वो मानसिक तनाव में मैं अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा था। हालाँकि मैं लगातार उससे जूझ रहा था और मैं अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा था और इन्हीं सारे तरीके से मैंने काबू पा लिया। लेकिन मुझे मुझे लगता है मुझे जीत जो है 28 दिनों के बाद ही मिली, 10 अप्रैल के बाद ही मिली। नहीं, चलिए अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और रियली में आप एक युवाओं के लिए क्या पूरे भारत देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या आप उदाहरण हैं और क्या बोलते हैं कि इसके लिए सारा देश, सारा समाज आपको नमन कर आपको सलाम करता है। हाँ, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है समाज में क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे, तो हमारा परिवार बचेगा। अगर हम जागरूक रहेंगे, तो हमारा समाज सुरक्षित होगा और हम जागरूक होंगे, तो हमारा देश सुरक्षित होगा। ठीक है? और जब जब हम इन सब के लिए काम करते हैं, तो तभी हम देशभक्त कहे जाते हैं। देशभक्ति की जो प्रूफ करने का जो होता है, जो सत्यापित करने का कोई और मापक नहीं है कि हम जाएँगे और शहीद हो जाएँ, सीमा पे जाके या और कोई काम करें। अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण ही देशभक्ति है। थैंक यू अंशु, आपसे बात करके अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि जो अन्य श्रोता हैं, जो अन्य लोग हैं, वो भी इसका अनुसरण करेंगे क्योंकि आज का दौर बहुत अजीब-सा है। आप खुद अब देख रहे हैं कि डॉक्टरों को पीट दे रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी को पीट दे रहे हैं, जो जो सफाई करने वाला है, उसको पीटा जा रहा है। हाँ, रियली ये बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, और ये बहुत कैसे बताएँ मेरे पास कोई शब्द नहीं है अंशु इसके लिए, ठीक है? तो अंशु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए और आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद, जय भारत अंशु। जय हिंद, जय भारत।